एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का सैम्पल पेपर जो कि 21 में एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में उसका। इसमें हम लोग जो है इसके सॉल्यूशंस देखेंगे और आप लोग बने रहिए साथ में। तो मैं अगर आप लोग कहेंगे तो सारे के सारे चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आने के एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, चैप्टर की समरी या फिर कंप्लीट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी चैनल पे, क्योंकि 9th क्लास तो कंप्लीट हो चुकी है साइंस, तो 10th क्लास अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं स्टार्ट करूं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा बच्चे आप लोग बोलेंगे तो मैं ज़रूर ये लर्नर बी एक्स्ट्रा पे ही स्टार्ट करूँगी। और लर्नर बी पे मैं जो हमारा दूसरा चैनल है लर्नर बी, उस पर मैं डालना शुरू कर दूँगी बाकी सारे इंग्लिश का सैम्पल पेपर, SST का है ना, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी। तो अगर आप लोग चाहते हैं, और इसका जो PDF है ये सैम्पल पेपर का, ये आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है लर्नर बी के नाम से, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, सेक्शन ए में जितने भी है ना वो सब कितने 1-1 मार्क्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। तो देखिए फेरस सल्फेट को जब हम लोग एक ड्राई सूखी हुई टेस्ट ट्यूब में, मतलब ड्राई टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, गरम करते हैं। तो जब हम फेरस सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में गरम करते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिलती है। तो हमें कोई सी भी 2 ऑब्जर्वेशन बतानी है। तो देखिए जब आप फेरस सल्फेट को, देखिए फेरस सल्फेट का जो कलर होता है ना, वो अगर आप उसको ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट करेंगे तो एक इनिशियल लाइट आएगी ग्रीन कलर की, जो चेंज हो जाएगी रेड ब्राउन कलर में। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आता है हमारा कि इनिशियल लाइट ग्रीन कलर की कलर होगा, जो लाइट का इनिशियल लाइट ग्रीन कलर वो चेंज हो जाएगा रेड ब्राउन कलर में, और कलरलेस गैस जो है वो इवॉल्व होगी। तो मतलब जो कलर होगा इसका पहले सोल्यूशन का, वो लाइट ग्रीन होगा पहले तो, और फिर वो धीरे धीरे रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा, और कलरलेस गैस जो है वो इवॉल्व होगी, और चोकिंग सी स्मेल होगी। गैस विद चोकिंग स्मेल इज इवॉल्व। तो गैस जो होगी वो कलरलेस होगी, इवॉल्व होगी, मतलब इसमें से जो निकलेगी, और अजीब सी चोकिंग सी स्मेल उसमें होगी। तो और वाला जो पार्ट है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन 1 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। तो हमें प्रोडक्ट जो बनेगा जब 1 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब आप 1 ग्राम सोडियम डालेंगे, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब आप सोडियम डालेंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए सोडियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे ना हमारा सोडियम क्लोराइड, क्योंकि देखिए ये सोडियम है और यहाँ से क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड हमारा बनता है और हाइड्रोजन गैस हमारी क्या निकलती है, रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। जब आप लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोडियम मेटल डालेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इसमें से इवॉल्व होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो परमानेंट हार्डनेस पानी की हटाने के लिए हमें क्या केमिकल नेम भी बताना है और उसका केमिकल फॉर्मूला भी बताना है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है परमानेंट हार्डनेस जो है पानी की हटाने के लिए। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट डी डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट CrBONAT, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे लिख रही हूँ मैं नीचे, इसका ही आंसर है डेकाहाइड्रेट। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Na2CO3 और .H10H2O। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है ये केमिकल नेम है परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए वाटर की, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, जो या फिर आप कह सकते हैं वो ये होता है Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये है जो कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के काम आता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन अ होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज जो है ये आपका जो केमिस्ट्री का चैप्टर 10 है उससे रिलेट करता है क्वेश्चन, केमिस्ट्री का चैप्टर 4 जो है, चैप्टर 10 तो बहुत आ गया। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन अ होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में क्या ऑब्जर्व नहीं होता है। गिव योर
गिव रीज़न फॉर योर चॉइस। तो होमोलोगस सीरीज़ में आप लोगों को क्या नहीं मिलेगा, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो होमोलोगस सीरीज़ का मतलब ये होता है कि उसमें जो पूरी की पूरी कंप्लीट सीरीज़ होती है ना, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं आता है। और इसका रीज़न क्या होता है, इट डज़ नॉट अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं आता। होमोलोगस सीरीज़ ऐसी सीरीज़ होती है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका सेम फंक्शनल ग्रुप को वो लोग बिलोंग करते हैं। जो उनका फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो बिल्कुल सेम होता है। तो सेम फंक्शनल ग्रुप को वो बिलोंग करते हैं, इसलिए उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो चेंज नहीं होती। तो सेम फंक्शनल ग्रुप को वो बिलोंग करते हैं होमोलोगस सीरीज़ जो होती है, और केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है उसमें चेंज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑब्जर्व्ड इन होमोलोगस सीरीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी बदलाव हमें होमोलोगस सीरीज में देखने को नहीं मिलता है, और इट डज नॉट अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। और कोई भी चेंजेस क्यों नहीं आते केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप वो होता है पूरा का पूरा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डज द सन अपीयर वाइट एट नून। तो दोपहर के समय सन जो है हमें वाइट कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि द लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड एट नून। तो लाइट जो है वो लीस्ट स्कैटर्ड होती है, मतलब सबसे कम स्कैटरिंग होती है। इसका आंसर है लीस्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लीस्ट मतलब पूरे, अगर हम लोग टाइम की बात करें पूरे दिन की, तो सॉरी स्कैटर, लीस्ट स्कैटरिंग, इसी टी मैंने डबल लिख दिया, TTRING, लीस्ट स्कैटरिंग। तो सबसे कम स्कैटरिंग होती है लाइट की दोपहर के समय, इसलिए हम लोगों को सन जो है वो वाइट कलर का दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बोथ अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। व्हाट टाइप ऑफ मिरर एंड लेंस आर दीज। तो हमेशा याद रखिए माइनस है, इसका मतलब है कॉनकेव। तो ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ माइनस में होती है, तो ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कॉनकेव लेंस। तो बोथ स्फेरिकल मिरर हो या फिर थिन स्फेरिकल लेंस हो जिसकी फोकल लेंथ माइनस में होती है, तो ये कौन सा टाइप का मिरर होता है, तो सिंपली फोकल लेंथ अगर माइनस में है तो वो कॉनकेव लेंस है। ये वाली चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इसमें ना आप लोगों को जो फिजिक्स वाला पार्ट है, आपको पूरी एक टेबल है आपकी बुक में गिवन NCERT में, वो आपको याद कर लेनी है टेबल। उस टेबल से आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं कि भाई कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट जो है वो रियल बन रहा है, मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म कर रहा है कॉनकेव मिरर, वो कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है एंड लार्जर है। तो मतलब जो रियल है इमेज, उस मतलब रियल ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है, तो मतलब कहाँ पर रखा होगा ऑब्जेक्ट जो है, तो ऑब्जेक्ट रखा होगा बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट रखा होगा प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, फोकस, और यहाँ पे फोकस है सपोज करिए, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसके बीच में वो ऑब्जेक्ट रखा होगा, तभी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रियल, इन्वर्टेड और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के केस में अगर जो इमेज है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनानी है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आना चाहिए। और इसका जो और पार्ट है, नेम द पार्ट ऑफ अ लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासिस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। तो पार्ट ऑफ लेंस बताना है जहाँ से रे जो है वो बिल्कुल सीधी सीधी पास हो जाती है, मतलब लेंस का वो पार्ट बताना है जो रे मतलब बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी सी पास हो जाए, तो वो होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर जो होता है ना, वहाँ से रे बिल्कुल सीधी पास हो जाती है बिना डेविएट हुए, बिना डेविएशन के वो सीधे सीधे पास हो जाती है ऑप्टिकल सेंटर से। अब 7th क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर देयर आर 2 कॉइल्स। तो देखिए जो अरेंजमेंट है इसमें एक ये कॉइल है और एक ये कॉइल है। ऊन मतलब बिल्कुल लिपटी हुई है ऑन अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रॉड। तो ये देखिए नॉन कंडक्टिंग है, मतलब कंडक्टर नहीं है, इसमें से कुछ कंडक्शन नहीं हो रहा है फिलहाल। तो नॉन कंडक्टिंग एक सिलेंडर सी रॉड पे ये लिपटी हुई है। इनिशियली द की इज़ नॉन इंसर्टेड इन द सर्किट। तो इनिशियली जो की है वो इंसर्ट नहीं है, खुला हुआ है, ठीक है। तो लेटर द की इज इंसर्टेड एंड देन रिमूव्ड शॉर्टली आफ्टर। तो मतलब एकदम से की लगाई और फटाफट से तुरंत ही बाहर हटा दी। तो व्हाट आर द 2 ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी नोटेड फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर रीडिंग। तो ये कॉइल है, इस पे 2 जो हैं, हाँ ये 2 कॉइल हैं और ये सिलेंड्रिकल रॉड पे इस तरीके से मुड़ी हुई हैं। तो इनिशियली तो की नहीं लगी हुई है, फिर एकदम से लगाई की और फटाफट से हटा दी। तो जो गैल्वेनोमीटर है इसमें रीडिंग जो
दो ऑब्जर्वेशंस हम लोगों को दिखेंगी वो क्या दिखेंगी। तो देखिए इसमें आंसर इसका होगा कि जो मोमेंट देयर इज अ मोमेंटरी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दैट डाई आउट शॉर्टली, द डेविएशंस आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए क्या होगा कि आपने जैसे ही की लगाई ना तो बहुत ही हल्की सी डिफ्लेक्शन होगी। तो गैल्वेनोमीटर मतलब जैसे ही यहाँ पे की लगेगी ना तो गैल्वेनोमीटर में बहुत ही हल्की सी डिफ्लेक्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी जो एकदम ख़त्म हो जाएगी, और डिफ्लेक्शन जो होंगी वो अपोजिट डायरेक्शंस में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो डिफ्लेक्शन होगी गैल्वेनोमीटर में बहुत ही हल्की सी, और जो डिफ्लेक्शन होगी मतलब जो हिलेगा ना वो अपोजिट डायरेक्शन में आप लोगों को डिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगी। तो ये दो ऑब्जर्वेशन है कि जो डिफ्लेक्शन होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और जैसे ही की लगेगी और की हटाने के बीच में बहुत ही मोमेंटरी, बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप लोगों को स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसी देखने को मिलती है। तो देखिए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आप लोगों को लेना है तो ऐसे सीधी लाइन होगी, तो यहाँ पे आई ये करंट होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ना वो ऐसे करके आप इस तरीके से बनाइए, ऐसे करके कुछ सर्कल्स बना दीजिए, और ऐसे ये एरो इस तरीके के। तो मतलब यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड, ये अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ना तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब करंट अगर ऊपर की तरफ है अपवर डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे करके जाएगी। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे ऐसे घूम घूम के जा रहे होंगे ऐसे करके, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे गोल गोल, मतलब ऐसे करके मूव कर रहा होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें हम लोगों को बोला गया है टू अनइक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मतलब दो रेजिस्टेंस हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब दो रेजिस्टेंस हैं वो पैरेलल में, ठीक है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और अनइक्वल रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में उनका सपोज करिए कनेक्शन बना हुआ है। इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद एनी अदर पैरामीटर, और आपको इसके अलावा और कुछ भी नहीं बता रखा है, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल वैल्यू आई करंट कितना है, आर रेजिस्टेंस कितना है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टू रजिस्टर। तो मतलब आप लोगों को बोल रखा है कि दो रजिस्टर्स हैं जो कि मतलब दो रजिस्टर हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और आप लोगों को करंट कितना है, रेजिस्टेंस कितना है वो कुछ भी नहीं बता रखा है। तो आप वोल्टेज ड्रॉप के बारे में क्या कहेंगे। तो देखिए वोल्टेज ड्रॉप जो है ना वो सेम होगा, क्योंकि जो भी रेजिस्टर्स होते हैं अगर वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं ना तो उनकी जो V की वैल्यू होती है ना, यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो इक्वल होता है, और अगर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो वेरी करेगा वोल्टेज। बट अगर कोई भी जो रजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में कनेक्ट है तो उनका जो वोल्टेज होता है ना वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो सेम वोल्टेज सारे के सारे रजिस्टर्स में जाता है, इसलिए अगर रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट है तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो सेम होगा। अब इसका और वाला पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें बोला गया है सम वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज क्यू, मतलब कुछ वर्क किया गया है चार्ज क्यू को हिलाने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ए इन स्पेस, मतलब कहीं से लेकर के एक पर्टिकुलर पॉइंट तक कोई वर्क डन किया गया है। तो द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज गिवन एज वी, तो पोटेंशियल जो है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो हमें दे रखा है किसी भी पॉइंट का। व्हाट इज द वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इन टर्म्स ऑफ Q एंड V। तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। तो वर्क डन होगा W इज इक्वल्स टू Q इंटू V, यहाँ पर आ जाएगा नॉर्मल सा जो आपके चैप्टर में फॉर्मूला बता रखा है, बस वही आप लोगों को लगा देना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को बोला गया है वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल्व्स जस्टिफाई। तो वेन्स जो होती हैं वो काफ़ी थिन वॉल्ड होती है, मतलब जो हमारी बॉडी में आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं वो काफ़ी पतली पतली होती हैं और इनके पास वॉल्व्स होते हैं। तो भाई क्यों है, तो देखिए इसका आंसर है वेन्स हैव थिन वॉल्व्स बिकॉज ब्लड देयर इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर एंड दे हैव वॉल्व्स टू इंश्योर ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन। तो देखिए क्या है ना, वेन्स जो होती हैं वो पतली इसलिए होती है क्योंकि जो आर्टरीज होती है ना उसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बट जो वेन्स है ना उसमें ब्लड का प्रेशर मतलब ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में वेन्स में ब्लड नहीं फ्लो करता है। बट वॉल्व्स क्यों होती है इसमें, वॉल्व्स इसलिए होती है ताकि एक ही डायरेक्शन में वेन्स में ब्लड फ्लो हो, इसलिए वेन्स में जो है वो वॉल्व्स होते हैं। और वेन्स थिन क्यों होती है, क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, मतलब ज़्यादा ब्लड प्रेशर इसमें नहीं होता है, इसलिए ये पतली होती है। तो हम लोगों ने देखिए इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस देख लिए हैं, 10 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में देख लिए। अब हम लोग आगे के जो है ना क्वेश्चंस वो हम
इसके आगे के मतलब 10 से लेकर के 20 तक जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।